स्टूडेंट्स, वेलकम टू मल्लिकाज लिटरेचर क्लासेस। आई जस्ट होप कि जितने भी मैंने चैप्टर्स पढ़ाए हैं, जिन जिन चैप्टर्स की मैंने वीडियोस अपलोड किए थे, आप लोगों ने सब देख लिया होगा एंड सारे चैप्टर्स क्लियर होंगे। बट फिर भी अगर कोई भी कुछ भी अगर क्लैरिटी ना हो या कुछ भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो बेटा प्लीज़ कमेंट करिएगा मुझे एंड डेफिनेटली आई विल हेल्प यू आउट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम आज पढ़ने वाले हैं द लैंडस्केप ऑफ द सोल, रिटन बाय नथालिया ट्रेवरो। एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर बेटा। बट नॉर्मली क्या होता है ना कि आप लोग स्कूल लेवल के स्टूडेंट्स हो, सो आप लोगों ने उतना एक्सपीरियंस नहीं किया होता है, या एक होता है ना कि एक्सपीरियंस एंड एज जो होता है बहुत बड़ा फैक्टर होता है जिससे आप चीज़ों को डीप लेवल पे समझ पाते हो। सो स्कूल के बच्चों से इतनी ज़्यादा उम्मीद करनी कि किसी भी पॉइंट को या किसी भी टर्म को या किसी भी चैप्टर या पोएम को बहुत ही डीपली समझना, ये पागलपंती वाली बात होगी। आई नो, मैं पढ़ा रही हूँ 3 साल से एंड ये चैप्टर सभी को बहुत बोरिंग लगता है। कुछ ही बच्चे होंगे मेरी लाइफ में जिनको मैंने पढ़ाया होगा एंड दे सेड टू मी दैट कि मैम चैप्टर अच्छा था, समझ में आया। ऐसा नहीं, इसमें ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा फिक्शनल स्टोरी है ये कि आप पढ़ रहे हो कोई स्टोरी है एंड आपको मज़ा आ रहा है। ये जितने भी इसमें यूज़ हुए हैं बेटा, जो भी इंसिडेंट्स यूज़ हुए हैं या जो भी चीज़ें हैं वो फैक्ट्स के बेसिस पे हैं। नथालिया ट्रेवेरो कोई ऐसी बहुत बड़ी राइटर नहीं रही हैं, बल्कि आर्ट हिस्टोरियन हैं, क्योंकि शी हैज़न्ट डाइड येट। एंड वो वाइफ हैं, बेल्जियन एम्बेसडर थे इंडिया में, कुछ टाइम तक एम्बेसी में काम किया करते थे, उनकी वाइफ थी। उनको मौका मिला इंडिया में आने का और उन्होंने एक बुक लिखी है, विलियम, आई जस्ट फॉरगॉट द टाइटल ऑफ दैट पर्टिकुलर राइटर। विलियम ने लिखा था सिटी ऑफ डिजन एंड उन्होंने उस बुक को ट्रांसलेट किया है एंड वो बुक दिल्ली बेस्ड है, इंडिया बेस्ड है। सो बेसिकली उन्हें भी बहुत मन करता था कि शी वांटेड टू राइट अबाउट इंडिया, बट लिख नहीं पाई वो। और आर्ट हिस्टोरियन है तो वो बहुत ही कनेक्टेड है आर्ट से भी और हिस्ट्री से भी। सो इस चैप्टर में थोड़ा बहुत राइटर के बारे में मैंने बता दिया, बहुत डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। सो इस चैप्टर में बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं कि डिफरेंस क्या होता है यूरोपियन पेंटिंग में और चाइनीज़ पेंटिंग में। एंड बीइंग एन यूरोपियन, उन्होंने जो प्रेफरेंस दी है, जिस आर्ट को अप्रिशिएट किया है वो चाइनीज़ आर्ट को अप्रिशिएट किया है, क्योंकि उन्होंने कुछ टाइम तक चाइनीज़ हिस्ट्री के बारे में भी पढ़ाई की है एंड चाइना में रही हैं, जापानीज़ हिस्ट्री के बारे में उन्होंने पढ़ा है। सो उन्होंने जब दोनों लोग को कंपेयर किया, दोनों पेंटिंग्स को कंपेयर किया, तो उनका जो कंक्लूज़न था वो ये था कि चाइनीज़ जो पेंटिंग होती है वो उसमें स्पिरिट होते हैं, वो एक सोलफुल होता है। और जो वेस्टर्न पेंटिंग होती है या यूरोपियन जो पेंटिंग होती है वो बहुत ही एल्यूजनिस्टिक होती है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, चलो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। कुछ टफ वर्ड्स आएंगे, टफ फ्रेजेस आएंगे जिसको मैं एक्सप्लेन करूँगी एंड बहुत डीप जाने की ज़रूरत नहीं है इस चैप्टर में। तो देखते हैं। अ वंडरफुल ओल्ड टेल इज टोल्ड अबाउट द पेंटर वू डाउजी हु लिव्ड इन द 8th सेंचुरी। अभी एक बहुत ही अच्छा ओल्ड टेल। एक चीज़ है बेटा, जैसे कि हमारे इंडिया में बहुत सारे मिथ्स हैं ना, बहुत सारी स्टोरीज़ है ना जो हम सुनते हैं एंड उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। बहुत समय की बात है, एक प्रजा थी, उसमें एक राजा था, या हम महाभारत की स्टोरी को देख लें या रामायण की स्टोरी को देख लें, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिलीव नहीं करते हैं। इट्स ऑल अबाउट फेथ, चाहे वो इस्लाम को लेकर हो या हिंदुज़्म को लेकर हो। कुछ लोग बिलीव करते हैं, कुछ लोग बिलीव नहीं करते। सिमिलरली चाइनीज़ जो कल्चर है उसमें भी बहुत सारे ऐसे मिथ्स हैं, मे बी वो रियलिटी हो सकते हैं, मे बी नॉट। सो जो भी अगर इस चैप्टर में है तो कुछ लोग इसको सही मानते हैं, कुछ लोग गलत मानते हैं, लेकिन ऑन द होल अगर हम ऑन द होल पैटर्न की बात करें तो जो भी स्टोरी अगर चाइनीज़ कल्चर में सुनाई जाती हो या इंडियन कल्चर में सुनाई जाती हो, हमारे ट्रेडिशन में कस्टम में सुनाई जाती हो, मेन जो हमारा मुद्दा होता है वो मॉरल लेसन देने का होता है कि उस चीज़ को, उस लेसन को आप अपनी ज़िंदगी में भी उतारो तो आप बेहतर इंसान बन पाओगे। तो सिमिलरली चाइनीज़ कल्चर में भी बहुत सारे ऐसे माइथोलॉजीज़ हैं, कुछ लोग बिलीव करते हैं, कुछ लोग बिलीव नहीं करते हैं, बट सभी माइथोलॉजीज़ एक अच्छा लेसन सिखाने की कोशिश करती हैं।
सो एक समय की बात है, एक अच्छा सा टेल वो सुना रहे हैं कि एक टाइम पे एक पेंटर थे वुडाउजी, एंड कब के वो पेंटर थे, 8th सेंचुरी, इतने टाइम पहले के. हिज लास्ट पेंटिंग वॉज लैंडस्केप कमीशन बाय द टांग एम्परर जुंगजोंग, सॉरी, टू डेकोरेट अ पैलेस वॉल. और उनकी जो लास्ट पेंटिंग थी, एक एम्परर थे तांग जुंगजोंग, उन्होंने बनाने के लिए बोला था उनको. कमीशन मतलब कि उन्होंने ऑर्डर दिया था कि मुझे एक पेंटिंग चाहिए आपकी बनी हुई. एंड बहुत ही फेमस राइटर थे वुदाउजी. और किस लिए उन्होंने पेंटिंग मंगवाई थी कि अपनी वॉल को डेकोरेट करने के लिए. द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क बिहाइंड अ स्क्रीन सो ओनली द एम्परर वुड सी इट. एंड जो जिन्होंने बनाया था वुडाउजी ने, उन्होंने अपनी पेंटिंग को एक स्क्रीन के पीछे छुपा दिया था, क्योंकि वो स्पेशली सिर्फ और सिर्फ उन्होंने एम्परर के लिए ही बनाया था और किसी के लिए नहीं बनाया था. For a long while, the emperor admired the wonderful scene, discovering forests, high mountains, waterfalls, clouds floating in the immense sky, men on hilly paths, birds in fly. Sorry, लैंडस्केप पता है ना आप लोगों को बच्चा, हम लोग शुरू से भले कोई पेंटिंग आती हो या ना हो, कुछ आर्टिस्टिक आता है ना हो, अपनी लाइफ में बचपन में सबने लैंडस्केप बनाया होगा. पहाड़ दिखाना, उसके नीचे पानी बह रहा है, एंड आसमान दिखाना, चिड़िया उड़िया बना देना, तो टोटल ये जो नहीं पूरा इकोसिस्टम डिज़ाइन कर देना. सो कितनी भी बकवास हम पेंटिंग क्यों ना करते हो, हमने लैंडस्केप अपनी लाइफ में ज़रूर बनाया होता है. लेकिन अब यहाँ पर देखिए कि लैंडस्केप उन्होंने भी बनाया है, और जब एम्परर आते हैं तो बहुत एडमायर करते हैं, और देखते हैं कि उस पेंटिंग में क्या क्या है. ये सारी चीज़ें रहती हैं, पहाड़ रहते हैं, पानी रहते हैं, जंगल रहते हैं, कुछ इंसान भी होते हैं, एंड स्काई होता है, वो भी बहुत भव्य सा, इमेंस मतलब कि बहुत ही भव्य, बहुत ही विशाल सा. ओके, लुक सायर. अब पेंटर क्या कहते हैं जब एम्परर एडमायर करते रहते हैं उस पेंटिंग को, तो सायर, उस टाइम पे सर को सायर कहा जाता था. अभी भी बहुत सारे लोग जो हैं वो आर्केक वर्ड्स प्रेफर करते हैं. आर्केक वर्ड्स या नोशन क्या होता है बेटा, जो पहले के टाइम में यूज़ हुआ करता था. पहले के टाइम में बहुत सारी चीज़ें, ऐसे वोकैबलरी यूज़ हुआ करते थे जो अब यूज़ नहीं कर होते हैं. जैसे कि हम लोगों ने कुछ पोएम्स पढ़े होंगे ना, जिसमें दाऊ, दी, दाए, जो कि अब हम यू, योर सेल्फ और टू यू यूज़ करते हैं, बट पहले के टाइम में. सो ये जो वर्ड्स हैं ये आर्केक वर्ड्स हैं, जो एग्जिस्ट करते थे पहले बट अब एग्जिस्ट नहीं करते, उनका एग्जिस्टेंस नहीं है. सो सिमिलरली उस टाइम पे शायर बोला जाता था, एंड कभी कभी लोग यूज़ कर लेते हैं शायर का, लेकिन है वो आर्केक वर्ड, आर्केक वोकैबलरी. सो यहाँ पे पेंटर जो है वो कह रहा है, इन दिस केव एट द फुट ऑफ द माउंटेन ड्वेल्स अ स्पिरिट. द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड्स एंड द एंट्रेंस टू द केव ओपन. द इनसाइड इज स्प्लेंडेड बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे. Please let me show your majesty the way. The painter entered the cave, but the entrance closed behind him. अब यहाँ पर क्या होता है, पेंटर कहता है कि आप ध्यान से देखो कि पहाड़ के नीचे एक गुफा है, ठीक है, बंद है वो. एंड वो कहते हैं कि ध्यान से देखना, एंड वो क्लैप करते हैं, एंड वो जो केव का वो जो रास्ता होता है, पत्थर लगा रहता है, वो हट जाता है, एंड केव साफ साफ दिखाई देने लगता है. एंड फिर वो कहते हैं कि उस माउंटेन के अंदर स्पिरिट जो है, सोल जो है, वो रिसाइड करती है पेंटिंग की, जो मैंने लैंडस्केप बनाया है उसका सोल है. एंड यू नो ना कि बॉडी से ज़्यादा सोल मैटर करता है. और पेंटर क्लैप करते हैं, उसके बाद एंट्रेंस खुल जाता है, एंड वो अंदर चले. अब वो बताते हैं कि जो अंदर है वो ज़्यादा मैटर करता है, वो ज़्यादा इनॉर्मस है, स्प्लेंडेड है, एंड ग्लैमर है उसके अंदर, एंड इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कि वर्ड्स में कन्वे नहीं किया जा सकता. आप जो लैंडस्केप देख रहे हो, पहाड़ों को, झरनों को, इंसानों को, शायद मे बी आप वर्ड्स में कन्वे कर पाओ कि हाउ ब्यूटिफुल इट वॉज, बट जो सोल है उसके लिए वर्ड्स इकट्ठा कर पाना, एडजेक्टिव्स ला पाना बहुत ही मुश्किल है. उसके बाद क्या करते हैं, जो पेंटर है वो केव के, अब वो कहते हैं कि चलिए मेजेस्टी आप आइए सर, आप ना आप ग्रीट करते हो किसी बड़े इंसान को, तो चलिए मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ और अंदर चलते हैं, स्पिरिट को जानते हैं. स्पिरिट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. एंड जैसे ही वो अंदर जाते हैं, एंड अभी एम्परर जो है वो कुछ सोच ही पाता है, तब तक वो जो केव का एंट्रेंस होता है वो बंद हो जाता है, एंड एम्परर खड़ा का खड़ा रह जाता है, एकदम शॉक्ड, एस्टोनिश मतलब कि एकदम कंप्लीटली शॉक्ड हो जाता है, वो कुछ बोल नहीं पाता है. एंड पेंटिंग भी गायब हो जाती है. जैसे ही वो एंट्रेंस बंद होता है, पेंटिंग गायब हो जाती है, वुडाउजी गायब हो जाते हैं, और ऐसा माना जाता है उसके बाद वुडाउजी कभी नहीं दिखे. सब लोगों ने उनको एक तरह से उनको मरा हुआ घोषित कर दिया, एंड वो पेंटिंग भी कभी नहीं दिखी. इवन जिस पेंट
ब्रश से उन्होंने पेंटिंग की थी, सब कुछ गायब हो गया था, कुछ भी नहीं छूटा था इस वर्ल्ड में। एंड ये है एक मिथ या मे बी फैक्ट। चाइनीज़ कल्चर में इस स्टोरी का इम्पोर्टेंस है, स्पेशली अगर हम चाइनीज़ आर्ट को अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं कहीं पे, तो ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा हम रिलेटेबल मानते हैं इस तरह की स्टोरीज़। इस तरह की स्टोरीज़ को क्या बोलते हैं बेटा? एनेक्डोट कहते हैं। एनेक्डोट मतलब होता है कि आप किसी को समझाने के लिए किसी स्टोरी का यूज़ करो, सो दैट कि आप बता सको कि देखो यार, उस स्टोरी में जैसे हुआ, अभी वही चीज़ मैं आपको रिलेट करके बताता हूँ। सो सिर्फ वू डाओजी की स्टोरी नहीं, चाइनीज़ आर्ट में या चाइनीज़ कल्चर में ऐसे बहुत सारे माइथोलॉजीज़ हैं जिसको सुनाकर हम लोगों को सही रास्ते पे, या जो एग्जैक्ट मीनिंग होती है किसी चीज़ की, हम बता पाते थे। अब मे बी फैक्ट हो ना हो, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप एक्सेप्ट करते हो कि नहीं करते हो। So, such stories played an important part in Chinese classical education. आप देख रहे हो कि एजुकेशन में भी एक पार्ट है कि ये सारी माइथोलॉजीज जो हैं वो पढ़ते हैं लोग, एंड इस चीज़ को दिल से मानते हैं, एंड इस चीज़ को दिल से एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं। सो अभी आप देखोगे ना कि यार ये स्टोरी क्यों नरेट की गई, मतलब पेंटर जाता है, अंदर चला जाता है, गायब हो जाता है, बड़ी सुपरस्टिशियस सी चीज़ है यार। एंड ये स्टोरी सुनाने के पीछे नथीलिया ने ये स्टोरी क्यों यूज़ की। एंड अभी तो हम मैम ने बताया कि पेंटिंग का क्या डिफरेंस है वो बताना है, कि चाइनीज़ पेंटिंग में क्या डिफरेंस होता है, एंड यूरोपियन पेंटिंग में क्या डिफरेंस होता है। बेटा, लिटरेचर हैज़ टू मीनिंग्स। द फर्स्ट वन इज सर्फेस एंड द सेकेंड वन इज डीप मीनिंग। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीनिंग जो होती है वो होती है डीप मीनिंग। सर्फेस में आपने देख लिया ना कि सर्फेस में एक पेंटर होता है, किस तरह से वो गायब हो जाता है, एम्परर उसको गायब होते हुए देखता है, ये दिस इज कॉल्ड सर्फेस मीनिंग। ऊपर ऊपर से आपने ट्रांसलेट कर लिया एंड समझ लिया कि अच्छा ये है। डीप मीनिंग क्या थी इसके पीछे, क्यों गायब हो गया, उसने क्यों कहा कि लेट मी शो द वे, एंड स्पिरिट भी होती है, कोई चीज़ ऐसी होती है। सो देखते हैं कि रीज़न क्या था इसके पीछे। अब इस तरह की जो स्टोरीज है ना, वो क्लासिकल चाइनीज क्लासिकल एजुकेशन में यूज की जाती है। द बुक्स ऑफ कन्फ्यूशियस एंड जोंगजी आर फुल ऑफ दैम। दे हेल्प द मास्टर टू गाइड हिज डिसाइपल इन द राइट डायरेक्शन। एंड ये दोनों जो हैं वो एक टाइम के बहुत बड़े फिलोसफर्स रहे हैं, चाइनीज फिलोसफर्स रहे हैं। इन्होंने अपनी बुक्स में ऐसे मैथोलॉजीज का बहुत इस्तेमाल किया है, सो दैट कि आने वाली जनरेशन को वो बता पाएँ कि चाइनीज़ कल्चर का क्या इंपॉर्टेंस होता है, ऐसी स्टोरीज़ का क्या इंपॉर्टेंस होता है, एंड लोग फेथ ना लूज़ करें। बियॉन्ड द एनेक्डोट, एनेक्डोट मैंने मीनिंग बताई आप लोगों को, किसी स्टोरी को नरेट करना अपने पॉइंट को या किसी चीज़ को प्रूव करने के लिए, या रिलेटेबल, वो तो ना मेटाफोरिकली आप शो करना किस तरीके से दोनों में समानता है। दे आर डीपली रिवीलिंग। अच्छा ओके, एनेक्डोट मतलब मे बी कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, जस्ट गिव मी वन मोर एग्जाम्पल। ओके, जैसे कि मान लो कि आप एक लड़का है जो अपनी फैमिली में रहता है, बट उसकी फैमिली उसको सपोर्ट नहीं करती है, एंड वो बहुत कोशिश करता है अपनी फैमिली को खुश करने की, एंड कई बार उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, बहुत बुरी तरह से उसके साथ पेश आया जा रहा है। तो हम इसको एनेक्डोट कौन सा देंगे? हम उसको देंगे कि महाभारत का अर्जुन वाली स्टोरी। सो हम जब उसको बोलेंगे बैठो यहाँ पर बच्चा, एंड महाभारत की आप स्टोरी सुनाने लगो कि अर्जुन जो थे उन्होंने अपने अपनों के ही अगेंस्ट लड़ाई की थी, क्योंकि कभी कभी वो तो ना सच्चाई की जीत एंड ऑल दीज आर थिंग्स। तो ये स्टोरी रिलेट करने के पीछे आपका मतलब क्या था कि उनको बताना उस लड़के को कि समटाइम्स यू हैव टू फाइट, समटाइम्स यू हैव टू रेज योर वॉइस अगेंस्ट इनजस्टिस। डजंट मैटर कि आपके सामने कोई भी क्यों ना हो, अगर वो गलत कर रहा है तो यू शुड स्पीक आउट। सो एनेक्डोट क्या था? वो महाभारत की स्टोरी थी, एंड हमने वो क्यों सुनाई थी? सो दैट कि हम उस लड़के को समझा पाए। सिमिलरली ये एनेक्डोट का क्यों यूज़ हुआ है वू डाओजी की स्टोरी का, हम आगे देखेंगे क्या मीनिंग था, क्या समझाने के लिए नथालिया ने इस एनेक्डोट का यूज़ किया था। दे आर डीपली रिवीलिंग ऑफ द स्पिरिट इन विच आर्ट वॉज कंसीडर्ड। ऐसे सारे एनेक्डोट्स रिप्रेजेंट क्या करते हैं कि आर्ट में भी ना स्पिरिट होती है। अगर आर्ट में स्पिरिट नहीं होगी, किसी भी चीज़ में सोल नहीं होगा, तो ये बहुत ही लाइफलेस सा लगेगा, फिर लगेगा कि सब कुछ ऊपरी ऊपरी सा है। और अगर उसमें सोल नहीं होगा तो आप कनेक्टेड नहीं हो पाओगे। शायद ऊपर से हो जाओ, शायद आपकी आंखों को खूबसूरती दिखे, लेकिन आपके मन को जो खूबसूरती तभी टच कर पाएगी जब उस आर्ट के अंदर उतनी डेप्थनेस,
उतनी गहराई होगी। तो कंट्रास्ट दिस स्टोरी। अब एक स्टोरी हो गई है, ओके जस्ट वेट अ मिनट, कुछ अनाउंसमेंट हो रहा है। ओके अब एक स्टोरी आपने सुन ली जो चाइनीज स्टोरी थी। दूसरी स्टोरी देखते हैं यहाँ पर, और अनदर फेमस वन अबाउट अ पेंटर। ये भी स्टोरी एक पेंटर की है जिसने who wouldn't draw the eye of a dragon he had painted or fear it would fly out of the painting with an old story from my native Flanders that I find more representative of Western painting। एक एग्जाम्पल दिया राइटर ने, जो किस चीज़ का एग्जाम्पल था, चाइनीज़ पेंटिंग का था। ठीक है, किस तरीके से उन्होंने रास्ता दिखाने की कोशिश की बट एम्परर को समझ में नहीं आया, एंड उससे पहले वो कुछ और समझ पाते या कोशिश नहीं की, क्योंकि उनको वो ऊपर की खूबसूरती दिख रही थी, एंड वो पेंटिंग गायब हो गई एंड पेंटर भी गायब हो गया। दूसरी जो एग्जाम्पल दिया गया, इंस्टेंस दिया गया है, वो किसका है, वो यूरोपियन पेंटिंग का है, वो वेस्टर्न पेंटिंग का है, जिसमें एक पेंटर ने डर के मारे अपने पेंटिंग में जो ड्रैगन की आंख नहीं बनाई, क्योंकि वो इतनी रियलिस्टिक थी कि उसे ऐसा लग रहा था कि अगर वो बना देता है तो वो क्या करेगा, उस मतलब फ्योर से कि वो ड्रैगन सच में उसके अंदर जान ना आ जाए। ये कंडीशन है। दो स्टोरी नैरेट हुई है। स्टोरीज याद रखिएगा बेटा, क्योंकि कनेक्टिविटी है जो मैं आपको बाद में बताऊंगी, कनेक्शन उसका। ओके अब तीसरी स्टोरी आ रही है। ये स्टोरी भी रिप्रेजेंट करती है, देखते हैं चाइनीज पेंटिंग को रिप्रेजेंट करती है कि वेस्टर्न पेंटिंग को रिप्रेजेंट करती है। In 15th century Antwerp, a master blacksmith called Quentin Matsys fell in love with a painter's daughter। अब यहाँ पर 15th century की स्टोरी की एक बात हो रही है, जब एक ब्लैकस्मिथ है, ब्लैकस्मिथ आपको पता है लोहार को कहते हैं, क्विंटन, वो उसको प्यार हो गया था किसी पेंटर की डॉटर से। द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट अ सन इन लॉ इन सच अ प्रोफेशन। एंड वो तो ना कि नॉर्मली मूवी में होता है ना, गरीब अगर हीरो हुआ तो निकल जाओ मेरी बेटी की लाइफ से, कितने पैसे चाहिए तुम्हें निकलने के लिए, पुरानी ज़माने में जैसी मूवीज़ हुआ करती थी। तो सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसे ही सीन चल रहा है कि उसे एक्सेप्ट नहीं था उसका प्रोफेशन लोहार का, एंड वो बहुत ही तुच्छ समाना करता था उस प्रोफेशन को, तो उसने वो अगेंस्ट था। So Quentin sneaked into the painter's studio and painted a fly on his latest panel with such delicate realism that the master tried to sweat it away before he realized what had happened। And Quentin ने क्या किया, चुपके से sneaked in या sneaked out, चुपके से अंदर जाना या चुपके से बाहर निकलना। ठीक है, नॉर्मली हम हॉस्टल से sneaked out करते हैं सो दैट कि जो हमारी वार्डन हो या कोई ओनर हो वो देख ना पाए। बच्चे अक्सर करते हैं स्नीक आउट। सो यहाँ पर भी उसने स्नीक इन किया और अंदर गया और उसने एक ऐसा फ्लाई बनाया, बटरफ्लाई बनाया, एंड इतने बेहतरीन तरीके से बना। डेलिकेट रियलिज्म मतलब बेटा कि किसी आर्ट में, किसी पेंटिंग में इतनी अट्रैक्टिवनेस हो, इतनी अल्यूरिंग वो आर्ट हो कि आपको रियल लगने लगे। एंड इतनी बेहतरीन तरीके से उसने पेंटिंग बनाया था कि जब वो उसका फादर इन लॉ गया तो उसे लगा कि उसके पैनल पे, आपको पता है ना कि एक बोर्ड है वाइट कलर का, उसको पैनल कहते हैं जिसमें पेंटिंग बनाते हैं पेंटर, उसे लगा कि उस पर सच में आकर कोई फ्लाई बैठ गया है, एंड स्वेट अवे मतलब कि उसको झाड़ने की, हटाने की, हट करने की कोशिश की, एंड ही वाज शॉक्ड क्योंकि वो रियल नहीं था। तो इतना ज़्यादा रियल लग रहा था उसके, इतनी ज़्यादा अल्यूरिंग वो आर्ट उसने बनाया था। क्विंटन वॉज इमीडिएटली एडमिटेड एज एन अप्रेंटिस इनटू हिज स्टूडियो। एंड फिर क्या हुआ कि क्विंटन इतना अच्छा था कि उसकी फादर इन लॉ ने उसको अपने पास रख लिया, डिसाइपल बना के, चेला बना के, एंड एज अ ट्रेनी, अगर नॉर्मली हम जबान में बात करें तो अप्रेंटिस मतलब कि ट्रेनी के तौर पे उसको अपने पास रख लिया। ही मैरिड हिज बिलवड एंड उसने अपनी बेटी की शादी भी करा दी, एंड वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर्स ऑफ हिज एज। एंड इतना ही नहीं, क्विंटन अपनी एज के 15th सेंचुरी के एज के सबसे वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर बन पाए, क्योंकि वो ऐसे ही डेलिकेट रियलिज्म के साथ अपने आर्ट को बनाया करते थे, अपनी पेंटिंग को बनाया करते थे कि एकदम रियल लगे। These two stories illustrate what each form of art is trying to achieve: a perfect illusionistic likeness in Europe and essence of inner life and spirit in Asia। अगर हम बात करें, एक स्टोरी जो है वो चाइनीज पेंटिंग को, एंड दो स्टोरीज जो है वो वेस्टर्न या यूरोपियन पेंटिंग्स को। अब ये दोनों क्या रिप्रेजेंट करती है? फर्स्ट बेटा वो रिप्रेजेंट करती है ना कि एकदम बिल्कुल इल्यूजनिस्टिक
होता है ना कि आप समझ नहीं पाते हो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड इल्यूजन। भ्रम में और सच में क्या डिफरेंस होता है। इतनी कमाल का वो पेंटिंग बनाते हैं कि पता ही नहीं चलता है कि सच है कि झूठ है। तो अक्सर जो यूरोपियन पेंटर्स होते हैं या वेस्टर्नर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो इस तरह की पेंटिंग बनाने की कोशिश करते हैं कि बिल्कुल ही रियल लगे, लोगों को पता ही ना चले। मतलब वो उस चीज़ को, जो चीज़ है, जिस ऑब्जेक्ट को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको बिल्कुल ही एकदम बेहतरीन तरीके से इसका कॉपी उतार लेते हैं अपने पैनल पे, अपने बोर्ड पे, पेंटिंग बोर्ड पे। लेकिन जो एशियन पेंटिंग है वो बात करती है स्पिरिट की, वो बात करती है सोल की, वो बात करती है अब्स्ट्रैक्ट की, कि किसी भी पेंटिंग को आप भले उस तरह से, उस किसी भी ऑब्जेक्ट को आप डेफिनेटली उस तरीके से उतारो ना उतारो। चाइनीज बेसिकली पेंटिंग बिलीव करती थी कि हम आंखों से नहीं, पेंटिंग को हम अपने सोल से, अपने दिल से बनाते हैं। सो मे बी बिल्कुल उस तरह का एकदम रियलिस्टिक पेंटिंग ना बन पाए, बट जैसे भी बनेगी उसके अंदर बहुत ही गहराई होगी, बहुत ही डेप्थनेस होगी। एंड उसको समझने के लिए वो आपको उस पेंटिंग के सोल तक जाना होगा, स्पिरिट तक जाना होगा। एंड वो आप कैसे जाएंगे? मैंने कहा ना बेटा कि एवरी वन हैज़ डिफरेंट परसेप्शन। लिटरेचर आपको लीनियंसी प्रोवाइड करता है कि आप जो भी टॉपिक के बारे में सोचना चाहो। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं ना, एंड किसी एक टॉपिक के बारे में अगर हम बात करें और 50 लोगों को बैठा लें, सो ऐसा हो सकता है ना कि 50 की थिंकिंग उस मैटर को लेकर अलग हो। एंड डायमेंशंस अलग अलग हो सकते हैं ना फैक्ट के। जरूरी तो नहीं कि जो आप बोल रहे हो वो सच हो, बाकी का सच सच ना हो। सो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से चीज़ों को समझते हैं। बट ये चीज़ लीनियंसी है, जो फ्रीडम है, वो कैसे प्रोवाइड होता है? हम करते हैं ना कि आप जिस तरह से चाहे सोच सकते हो। ये एंशियंट पेंटिंग आपको ये लीनियंसी देती है, ये फ्रीडम देती है कि जरूरी नहीं है कि आप पेंटिंग की ही, पेंटर की नज़र से देखो। if you have different perception, if you have different view regarding that particular painting, it's okay, you are right, क्योंकि वो आपका परसेप्शन होगा, वो आपका व्यू होगा, वो आपका नज़रिया होगा। लेकिन यूरोपियन पेंटिंग इतनी लीनियंसी प्रोवाइड नहीं करती है, बिल्कुल ही रिजिड होती है। जिस तरह की पेंटिंग, जिस तरह से पेंटर ने बनाया है, बस आपको उसी तरीके से देखना है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है? पेंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। लेकिन चाइनीज पेंटिंग में आप पेंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखते हो, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो, क्योंकि वहां पे आप आर्ट के सोल तक जा रहे हो, ठीक है, ना कि आप पेंटिंग, जो पेंटर है उसकी आंखों के नजर से देख रहे हो। आई होप कि आप लोगों को समझ में आता होगा। इन द चाइनीज स्टोरी द एम्परर कमिशंस अ पेंटिंग एंड अप्रिशिएट्स इट्स आउटर अपीयरेंस। आप देखो रियल मीनिंग आ रही है, दैट इज कॉल्ड, अब ये जो बता रहे हैं वो डीप मीनिंग है। इन द चाइनीज स्टोरी द एम्परर कमिशंस अ पेंटिंग एंड अप्रिशिएट्स इट्स आउटर अपीयरेंस। चाइनीज स्टोरी में क्या हुआ था, जो एम्परर है उसने क्या किया था, आउटर अपीयरेंस को अप्रिशिएट की थी, बट द आर्टिस्ट रिवील टू हिम द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क। एंड आर्टिस्ट ने क्या किया, रिवील किया कि इसकी जो डेप्थ, ये आर्ट जो है वो ऊपर ऊपर से नहीं है, इसका एक सोल है, उसका स्पिरिट है, जो उसने बताने की कोशिश की। बट एम्परर को समझ में नहीं आया, क्योंकि एम्परर जो है वो शायद सरफेस लेवल पे रूल कर सकता है, कंट्री टू कंट्री, टेरिटरी टू टेरिटरी रूल कर सकता है। बट जो पेंटर होता है, जो आर्टिस्ट होता है, उसका वो कहाँ पे कनकर करता है, उसकी जीत कहाँ पर होती है? लोगों के माइंड एंड सोल पे, जहां पर एम्परर रूल नहीं कर सकता। तो एम्परर समझ नहीं पाया उस चाइनीज पेंटिंग को, एंड दिस इज द रीजन दैट जो चाइनीज पेंटिंग थी वो गायब हो गई। एक्चुअल में गायब होने वाला, लिटरली वो गायब होने की बात नहीं थी, वो बात थी कि आप समझ नहीं पाए, एंड आप उस पेंटिंग को कभी नहीं समझ पाओगे, तो उसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो गई, क्योंकि आपने उसकी वर्थ को, उसके सोल को, उसके स्पिरिट को देखना नहीं चाहा। सो ये था मीनिंग, डीप मीनिंग था। अब देखते हैं कि इसके जरिए, बट द ओनली आर्टिस्ट नोज द वेज विद इन। जैसे मैंने बताया कि जो अंदर का रास्ता होता है, दिल का रास्ता जो होता है, सोल का जो रास्ता है, वो सिर्फ एक आर्टिस्ट को पता होता है, किसी एम्परर को नहीं, किसी किंग को नहीं। लेट मी शो द वे। अब यहाँ पर बेटा, जैसे कि मैं बता दूं आप लोगों को, आपकी स्टोरी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट जो हम बात करते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंशियंट पेंटिंग और यूरोपियन पेंटिंग एंड यूरोपियन पेंटिंग। सेकेंड पार्ट आप लोगों का दाओइज्म थ्योरी को एक्सप्लेन करेगा। एंड द लास्ट वन इज जो हम अपने अपने ही इंडिया के एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है उनके बारे में जानेंगे, एंड आर्ट ब्रूट के बारे में जानेंगे, रॉ आर्ट के बारे में जानेंगे। अब हम दूसरे सेक्शन में एंटर कर रहे हैं। दूसरा सेक्शन ये है, लेट मी शो द वे।
चलो मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूँ, एग्जैक्टली वो रास्ता नहीं, चलो यार मैं तुमको यहाँ से तुमको स्टेशन तक पहुँचा देता हूँ, नहीं नहीं, लेट मी शो द वे, मतलब कि द रियल वे, हाँ, कि जर्नी फ्रॉम बॉडी टू सोल वाला वे, यहाँ पर आप सरफेस टू डीप मीनिंग में जाते हो, एंड इसको कहते हैं हम दाओ। अ वर्ड दैट मीन्स, चाइनीज लैंग्वेज में हम उसे दाओ कहते हैं, अ वर्ड दैट मीन्स बोथ द पाथ और द मैथड एंड द मिस्टीरियस वर्क ऑफ द यूनिवर्स। इसका मतलब क्या होता है, सिर्फ हम ऐसे नॉर्मली पाथ की बात नहीं कर रहे हैं, सारे पाथ की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से बनाया गया है और उसके पीछे का रीजन क्या था। एक तो मेथड बताया जाएगा, उसके पीछे की डेप्थनेस बताई जाएगी, एंड यूनिवर्स भी इसमें इन्वॉल्व है, उसका किस तरीके से। आर्ट जो होता है वो क्या होता है बेटा, वॉइस ऑफ यूनिवर्स, वॉइस ऑफ यूनिवर्स और वॉइस ऑफ गॉड आप कह सकते हो। सो किस तरह का ये जो पूरा सर्किल है यूनिवर्स में कैसे चलता है वो हमें दाव बताता है। समझते हैं कैसे। द पेंटिंग इज गॉन, पेंटिंग चली गई, समझ में नहीं आया एम्परर को, बट द आर्टिस्ट हैज रिच्ड हिज गोल। बट जो जैसे आपने देखा ना कि वो केव ओपन होता है, एंट्रेंस उसका, वो अंदर चला जाता है, वो उसके साथ चला जाता है पेंटिंग के। सो जो पेंटिंग तो चली गई, लेकिन आर्टिस्ट ने अपना गोल अचीव कर लिया, एंड गोल क्या था, पेंटिंग के सोल तक पहुंचना, पेंटिंग के डेप्थनेस तक पहुंचना, बियॉन्ड एनी मटेरियल अपीयरेंस, जो कि यूरोपियन करता है, वो सरफेस तक रहता है, ऊपर ऊपर से रहता है। बट चाइनीज पेंटिंग अंदर तक जाती है, जो कि उसने, वू डाओजी ने गोल अचीव कर लिया। अ क्लासिकल चाइनीज लैंडस्केप इज नॉट मेंट टू रिप्रोड्यूस एन एक्चुअल व्यू। अब जैसे मैंने आपको बताया कि क्लासिकल पेंटिंग का कोई ऐसा मकसद नहीं है कि वो एक्चुअल व्यू प्रेजेंट करे, चेयर सामने है, एग्जैक्टली उसको हमने पेंट कर दिया, दैट्स इट, दैट इज कॉल्ड अ यूरोपियन पेंटिंग। ये मेथड यूरोपियन पेंटिंग का है। बट क्लासिकल पेंटिंग का ऐसा नहीं है। जैसे कि उन्होंने बोला कि वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग, फिगरेटिव पेंटिंग मतलब कि एग्जैक्टली उसी तरीके से, जिस तरीके से परसीव किया है, व्यू किया है पेंटर ने, उसी तरीके से आप देख पाते हो। पेंटर को दिखाई दिया कि चेयर है, ब्राउन कलर की है, इस तरीके से, और उसने उतार दिया। एंड जब आप पेंटिंग देखते हो तो पेंटिंग आप किसकी नज़र से देख रहे हो, पेंटर की नज़र से देख रहे हो। यूरोपियन पेंटर ने जिस तरह से बनाए हैं आप बस वही समझने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन चाइनीज पेंटिंग में फिगरेटिव कुछ नहीं होता है। वेयर एज द यूरोपियन पेंटर वॉन्ट्स यू टू बोरो हिज आइज, जहां बात की जाए यूरोपियन पेंटर की, तो वो सिर्फ चाहते हैं कि आप उनकी आंखों को बोरो करो, उनकी आंखों से, उनकी नज़रों से उनकी पेंटिंग को देखो, एंड लुक एट अ पर्टिकुलर लैंडस्केप एग्जैक्टली एज ही सॉ इट। एंड जो उसने लैंडस्केप बनाया है उसी की नज़र से देखो, बस उसी की नज़र से, कोई दूसरा एंगल नहीं। आपको इतनी फ्रीडम प्रोवाइड नहीं है कि आप दूसरा एंगल लगा सकते हो। पेंटर ने यहाँ पर पहाड़ बनाया है, सिर्फ आपको पहाड़ दिख रहा है, आप उसके अंदर तक नहीं जा सकते हो, आप सिर्फ पेंटर की नज़र से देख सकते हो, सिर्फ आपको उनकी आंखों को बोरो करना है, कोई ऐसा कुछ नहीं है। सॉरी, फ्रॉम अ स्पेसिफिक एंगल, मतलब कि एक पर्टिकुलर एंगल से आपको यूरोपियन पेंटर बताएगा कि इसी तरह देखना है, और आपने पेंटिंग को एंजॉय किया। बट पेंटिंग को कैसे एंजॉय किया, आउटर अपीयरेंस। द चाइनीज पेंटर डज नॉट चूज अ सिंगल व्यू पॉइंट। बट अगर हम चाइनीज पेंटिंग की बात करें तो वो एक सिंगल व्यू पॉइंट नहीं चूज करता है। अच्छा, पेंटर का कुछ अलग व्यू हो सकता है, मे बी यू आर डिफरेंट देन पेंटर, आपका कुछ अलग व्यू हो सकता है, तो कोई स्पेसिफिक एंगल नहीं होता है। आप चाइनीज पेंटिंग को किसी भी एंगल से अगर देखेंगे तो आपको उतनी ही खूबसूरती लगेगी, एंड आप अपने एंगल से भी देख सकते हो। बस इतना है कि आपको उस आर्ट के सोल तक जाना होगा, उसकी डेप्थनेस को समझना होगा। जैसे कि यूरोपियन पेंटर्स बस चाहते हैं कि आप उनकी आंखों को बोरो करो, तो चाइनीज पेंटर क्या चाहते हैं कि आप उनके माइंड में एंटर करो, उनके दिमाग को समझो, उनके सोल को समझो कि किस बेसिस पे उस टाइम पे क्या इंटेंशन रहा, उस टाइम पे प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा था, उस टाइम पे स्टेट ऑफ माइंड कैसा था उस पेंटर का, एंड किस व्यू पॉइंट से उसने उस पेंटिंग को बनाने की कोशिश की है। तो ऑन द होल पूरी गहराई तक जाके उस चीज़ को देखना। एंड सिमिलरली इस पैरा में यही लिखा हुआ है कि हिज लैंडस्केप इज नॉट अ रियल वन। अगर आप बात करें चाइनीज पेंटिंग की तो बहुत ही रियलिस्टिक लुक नहीं देता है, एकदम जैसा कि एकदम आपने देखा है कोई सीन को, वैसा नहीं देगा। यू कैन एंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट, आप किधर से भी एंटर कर सकते हो, मतलब आप कहीं से भी पेंटिंग को देख सकते हो, किसी तरह के तरीके से भी समझने की कोशिश कर सकते हो। ओके, वेयर वाज आई?
His landscape, sorry, the artist creates a path for your eyes to travel up and down, then back again in a leisurely moment. And इस तरह की चाइनीज पेंटिंग होती है कि आप ऊपर से देखो, नीचे से देखो, कहीं से भी देखो, आप आराम आराम से देखोगे, एंड उनकी पेंटिंग को देखकर आपको बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील होगा, एकदम आराम से आप देखोगे, एकदम लेजरस वाला मूवमेंट होगा आपके लिए। इसलिए लेजरली यहाँ पर क्यों यूज हुआ है, आरामदायक, रिलैक्सेसिंग होगा उनकी पेंटिंग जो होगी। दिस इज इवन मोर ट्रू इन द केस ऑफ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल, सॉरी हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल। बेटा कुछ चाइनीज जो पेंटिंग होती है ना, वो इस तरह से, आपने कोई पेंटिंग देखी है आपके घर में? अगर होगी, मेरे घर में बेसिकली पहले थी, तो वो ऐसे रैप थी, एंड अगर आप उसको ओपन करो, हॉरिजॉन्टल आपको पता है किस तरह से होता है, एकदम स्ट्रेट, एंड इस तरह से धीरे 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 ओपन करने की कोशिश करो। तो जैसे जैसे पेंटिंग ओपन होगी ना, और जितना भी दिखाई देगा, अभी पूरी पेंटिंग तो खुली नहीं है, तो आप थोड़ा 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 ठहराव से देखोगे ना उस चीज़ को, आपको बड़ा मज़ा आएगा। अरे यार, अभी तो गार्डन दिख रहा है, धीरे 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 पहाड़, धीरे 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 पानी, फिर धीरे धीरे पहाड़, तो आप इंजॉय करोगे इस व्यू को। इस तरीके से आप हॉरिजॉन्टली आप किसी स्क्रॉल को आप ओपन करोगे, तो सिमिलरली वो फीलिंग जो होती है वो चाइनीज पेंटिंग में होती है, जैसे कि हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल में होती है, इन विच द एक्शन ऑफ स्लोली ओपनिंग वन सेक्शन ऑफ द पेंटिंग देन रोलिंग इट अप टू मूव to the other adds a dimension of time which is unknown to any other form of painting. It also requires the active participation of the viewer who decided at what pace he will travel through the painting. एक और चीज़ है बेटा, जिस तरह से आपने ठहराव के साथ देखा ना ये सारी चीज़ों को, सो चाइनीज पेंटिंग जो होती है ना, वो ये नहीं चाहती कि सिर्फ आप उनकी आप बस आंखों से देखकर, अरे यार कमाल की पेंटिंग है, एकदम ऐसा लग रहा है कि एकदम सही बनाया है यार, पहाड़ जैसा है वैसे ही बना दिया, बात खत्म, हमने एंजॉय किया, चले गए हम। लेकिन चाइनीज पेंटर्स जो हैं वो चाहते हैं कि आप जब उनके लैंडस्केप को एंजॉय करो, उनकी पेंटिंग को एंजॉय करो, तो आपका भी एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ओके, सॉरी, आपका भी एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए, एकदम एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए कि जिस तरह से इतने मंत्र मुग्ध होकर पेंटर ने पेंटिंग बनाई है, तो आप भी उतनी ही डीप लेवल पे जाके उस पेंटिंग को समझने की कोशिश करो। जैसे कि हमने कोई नॉवल पढ़ी बेटा, या अभी हम स्टोरी पढ़ रहे हैं, अगर मैं चाहूँ तो आपको सिमिलरली बस जो लिखा हुआ है उसको एक्सप्लेन कर दूँ मैं, एंड बात खत्म। क्या हम उतना एंजॉय कर पाएंगे लिटरेचर को सिर्फ ट्रांसलेट करके इंग्लिश टू हिंदी में? नहीं ना। जब तक कि आप उसकी डीप मीनिंग नहीं समझेंगे, जब तक कि आप ये नहीं जानेंगे कि राइटर ने इस स्टोरी को क्यों लिखा था एंड इसकी डीप मीनिंग क्या है, ये सारी जो इंसिडेंट्स वो रिलेट कर पा रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, तो जब आप डीप मीनिंग जानते हो तब आपको मज़ा आने लगता है, तब आप कनेक्टेड फील करते हो उस स्टोरी से। सिमिलरली आप पेंटिंग से कैसे कनेक्टेड फील करोगे, जैसे कि आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन हो, आप भी समझने की कोशिश करो, आप भी एंटर करो अपने माइंड के अंदर या पेंटर के माइंड के अंदर, एंड उस पेंटिंग को समझो। द चाइनीज पेंटिंग डज नॉट वॉन्ट यू टू बोरो हिज आइज। चाइनीज जो पेंटर्स होते हैं वो नहीं चाहते हैं कि आप उनकी आइज को बोरो करो, ही वॉन्ट्स यू टू एंटर हिज माइंड, वो चाहते हैं कि आप उनके दिमाग तक जाओ। द लैंडस्केप इज एन इनर वन, अ स्पिरिचुअल एंड कंसेप्चुअल स्पेस। जो लैंडस्केप बनाया है चाइनीज जो पेंटिंग है वो किस तरह की होती है, वो इनर क्वालिटी की बात करती है, वो स्पिरिचुअल क्वालिटी की बात करती है, या कंसेप्चुअल स्पेस मतलब कि वो एब्स्ट्रैक्ट की बात करती है, इमोशंस की बात करती है। ठीक है, कुछ कुछ होते हैं ना इमोशंस बेटा जो आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, बट आप फील करते हो अंदर से, बहुत ही अंदर से आप फील करते हो। जैसे कि लव का इमोशन होता है, जैसे कि जब आप सैड होते हो तो किस तरह का इमोशनल टर्मोइल आपके अंदर चलता रहता है, वो सारी जो चीज़ें होती हैं वो एब्स्ट्रैक्ट होती हैं, आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे किसी को भी। अगर आप कितनी भी लंबी कहानी सुना दो कि आप कैसा फील कर रहे हो, एट द एंड ऑफ द डे आपको फिर भी लगेगा कि जो इंटेंसिटी है, जिस इंटेंसिटी से मैं फील कर रहा हूँ, वो मैं वर्ड्स में नहीं बता सकता, वो मैं आउटर अपीयरेंस में नहीं बता सकता। जो मेरे दिल के अंदर चल रहा है उसको समझने के लिए मेरे माइंड तक तुम्हें जाना पड़ेगा, मेरे हार्ट तक जाना पड़ेगा, देन यू विल एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आई एम गोइंग थ्रू, किस तरह से मैं गुजर रहा हूँ। ठीक है, तो सिमिलरली पेंटिंग में भी यही चीज़ है कि अब्स्ट्रैक्ट है, इनर क्वालिटी की बात हो रही है एंड स्पिरिचुअल है, तो आपको बिल्कुल ना बियॉन्ड जाना पड़ेगा। जो आप सरफेस तक रुक जाते हो ना, आपको डीप जाना पड़ेगा, देन यू विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ पेंटिंग, दैट पर्टिकुलर चाइनीज पेंटिंग। ओके, आई थिंक कि दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट पार्ट अपलोड करेंगे। आई जस्ट होप कि आप लोग दोबारा
आप लोग बुक ओपन करो। जब भी बेटा आप मेरा लेक्चर सुना करो ना, तो आप प्लीज़ ईयरफोन लगाकर आप बुक सामने रखा करो। एंड जो भी टफ वर्ड्स आते हों या कुछ ऐसे पॉइंट्स आते हों जो आप भूल जाते हो मेरे वीडियोस देखने के बाद, आई नो कि आप रिविजिट कर सकते हो, फिर दोबारा सुन सकते हो, बट एक जगह लिख लोगे ना तो वो ज़्यादा इम्पैक्टिव होता है, सो दैट कि जब आप बुक्स पढ़ना शुरू करो तो आपको पता हो कि अच्छा अच्छा ये पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट्स हम लिख सकते हैं। सो दैट्स फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो आने तक आप ये सब कंप्लीट कर लेना एंड जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड ट्राई टू बी मोर ह्यूमन एवरी डे। बाय बाय।